चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रेक के बाद कुछ खास खबरें आपके सामने लाते हैं। बात केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसलों की। सरकार ने क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। वहीं सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की मदद के लिए द सिनेमेटोग्राफी एक्ट में भी संशोधन का फैसला किया है। इससे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पायरेसी को रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी। नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दी है। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिली। 6003 करोड़ रुपए का इसका बजट का प्रावधान किया गया है। इस पे कुल मिलाकर लागत आएगी 2023-24 से 2030-31 तक का इसका समय सीमा है और ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐसा निर्णय है जो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और कैबिनेट के फैसलों पर विस्तार से रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं। जो पहला फैसला है दरअसल क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित है। कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत सरकार अगले 8 सालों में 6300 करोड़ रुपए की रकम खर्च करेगी, जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से संबंधित जो R&D है उसके ऊपर ये रकम खर्च की जाएगी। मकसद ये है कि पहले R&D को बढ़ावा दिया जाए और उसके बाद आने वाले दिनों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ की रणनीति तैयार की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि ज़्यादा सिक्योर है, सेफ है, फास्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है इसके ज़रिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डिफेंस में, सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में, मेडिसिन में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कम्युनिकेशन में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। लिहाजा सरकार इसकी योजना तैयार कर रही है। दुनिया के 6 ऐसे देश हैं जहां पर क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी हो रहा है। हालांकि वहां भी अभी ये R&D स्टेज पर ही है। लिहाजा भारत सरकार ने भी एक काफ़ी अहम पहल किया है इस मोर्चे पर। अगर आप देखें और R&D पर करीब 6300 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना तैयार की है। सरकार की योजना ये भी है कि आने वाले दिनों में जब ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी तो इससे संबंधित PLI स्कीम की घोषणा भी की जा सकती है। जो दूसरा अहम फैसला आज कैबिनेट ने लिया है वो दरअसल फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री से संबंधित है। उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो उनके ओरिजिनल एक्ट है उसकी रक्षा करने के लिए जो पायरेसी संबंधित एक्टिविटीज़ हैं उस पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। नए फैसले के हिसाब से जो मौजूदा एक्ट है द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1957 उसमें संशोधन किया जाएगा और एक नया बिल जो है संसद के अगले सत्र में सरकार पेश करने जा रही है, जिसका मकसद ये है कि पायरेसी संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेट किया जाए और इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को इसका फायदा हो। जी। और अब विनिवेश से जुड़ी 2 एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले बात NMDC स्टील प्लांट की। सरकार इसके लिए अगले महीने बोलियां आमंत्रित कर सकती है। वहीं विनिवेश को लेकर हमारी अगली बड़ी एक्सक्लूसिव खबर SCI से जुड़ी हुई है। सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लैंड एसेट कंपनी को अगले महीने लिस्ट करा सकती है। इन दोनों एक्सक्लूसिव खबर पर पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, सबसे पहले SCI की विनिवेश प्रक्रिया के बारे में जरा जानकारी दें। देखिए, विनिवेश के मोर्चे पर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार विनिवेश की रफ्तार को बढ़ाना चाहती है। सूत्र में इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन के विनिवेश प्रक्रिया को अगले महीने से रफ्तार दी जा सकती है। दरअसल शिपिंग कॉरपोरेशन की जो लैंड एसेट है और उससे संबंधित जो कंपनी है उसको अगले महीने की शुरुआत तक सरकार लिस्ट करा सकती है और उसके बाद फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो इनवाइट किए जाएंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले महीने के अंत तक या जून महीने तक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए सरकार फाइनेंशियल बिड जो है वो इनवाइट कर सकती है। दीपम ने जो शुरुआती औपचारिकताएं होती है किसी कंपनी की लिस्टिंग से पहले उस पर काम करना शुरू कर दिया है और BEML के जो नॉन कोर बिजनेस है उसकी लिस्टिंग के बाद दीपम के एजेंडे में अब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो नॉन कोर बिजनेस है उसकी लिस्टिंग जो है वो सबसे ऊपर है। लिहाजा उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार की योजना ये है कि इस साल के आखिर तक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो विनिवेश प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाए। जो दूसरा अहम डेवलपमेंट जो है विनिवेश के मोर्चे पर अगर आप देखें तो वो NMDC के स्टील प्लांट से संबंधित है। दरअसल NMDC का जो नागरनार प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ में है उसकी विनिवेश प्रक्रिया जो है वो रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसके लिए सरकार अगले महीने फाइनेंशियल बिड जो है वो मंगा सकती है।
कई अहम कंपनियों ने यूआई के दौरान दिलचस्पी दिखाई थी और उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम बड़ी कंपनियां जो कि स्टील सेक्टर में हैं वो एनएमडीसी के स्टील प्लांट के में दिलचस्पी दिखा सकते हैं, फाइनेंशियल बिड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद ये है कि जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, जेएसपीएल, वेदांता जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो एनएमडीसी के जो स्टील प्लांट है उसके फाइनेंशियल बिड में शामिल हो सकती है। सरकार की कोशिश ये है कि इस साल अक्टूबर तक एनएमडीसी के स्टील प्लांट की जो विनिवेश प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाए। और इधर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अच्छी खबर है। आरबीआई ने बैंक के लिए ED1 लाइसेंस को मंजूरी दे दी है। इससे बैंक को क्या फायदा होगा, बता रहे हैं अंकुर। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक एप्लीकेशन को मंजूर किया है और ये एप्लीकेशन थी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस के लिए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयू स्मॉल फाइनेंस को अधिकृत कर दिया है कि वो इस कैटेगरी में बिजनेस कर सकता है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे जो फ़र्क पड़ेगा वो जो भारत में जितने फॉरेन कस्टमर्स हैं बैंक के, उनको वो सर्विसेज दे पाएगा जो बाकी सारे बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक दे रहे हैं। ये सर्विसेज हो सकती हैं रेमिटेंसेस की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रिलेटेड जो भी सेवाएं बैंक प्रोवाइड करता है, करेंसी एक्सचेंज की सेवाएं जो बैंक प्रोवाइड करता है, वो सारी सेवाएं अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस तरीके से बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक देते हैं अब वो दे पाएगा। आपको हम ये भी बता दें कि किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के 2 साल पूरा होने पे, जो कि ऑलरेडी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल से ऊपर कंप्लीट कर चुका है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले बोला भी था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 साल पूरा कर चुका है वो एलिजिबल होगा इस लाइसेंस के लिए। और अब फाइनली जो रेगुलेटर है उसकी तरफ से इसमें मंजूरी मिल गई है। तो जाहिर सी बात है इससे और नए बिजनेस के आयाम खुल गए हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो MD एंड CEO थे और उनके जो एक्सटेंशन के 3 साल था उसको मंजूरी ऑलरेडी दे दी थी। तो एक और अहम खबर आई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र सरकार जल्द नई हाउसिंग पॉलिसी लेकर आने वाली है। पॉलिसी में क्या खास होगा, हमारे सहयोगी अनुराग शाह की ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी की तैयारी कर रही है और इस हाउसिंग पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है अगले 2 हफ्ते में आ सकता है और इस ड्राफ्ट की जो है सभी स्टेक होल्डर्स से इस ड्राफ्ट के बाद राय मांगी जाएगी और नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। और नई पॉलिसी का जो फोकस होगा वो इनोवेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, इनोवेशन हाउसिंग और सस्टेनेबल हाउसिंग पर रखा जाएगा, जिसमें लैंड बैंक जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वो क्रिएट किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट और साथ साथ प्राइवेट एंटिटीज़ के जरिए भी, क्योंकि सरकार का जो मकसद है वो जो कीमतें हैं अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी हुई उसको कम करने के मकसद से इस पॉलिसी को लाया जा रहा है। इसके अलावा नई पॉलिसी के अंदर रेंटल हाउसिंग और सीनियर लिविंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। MMRDA जो है वो रेंटल हाउसिंग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा और ये PPP मॉडल पे जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा नई जो हाउसिंग पॉलिसी है उसमें ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ, क्योंकि जो मुंबई और महाराष्ट्र का जो रियल एस्टेट सेक्टर है काफ़ी बड़ा सेगमेंट है रियल एस्टेट के अंदर। और मुंबई का जो रियल एस्टेट है यहाँ पर कई सारी लिस्टेड कंपनियां भी जो है वो मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए नई पॉलिसी जो है वो महाराष्ट्र सरकार लेके आ रही है, जिसका जो ड्राफ्ट है वो अगले 2 हफ्तों में जारी किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फार्मा सेक्टर में एक और बड़े खिलाड़ी की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। अगले हफ्ते मैनकाइंड फार्मा का IPO खुलेगा। कितनी रकम जुटाएगी कंपनी, वैल्यूएशन कैसे हैं और कारोबार कितना मजबूत है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौमित सरकार। सबसे पहले अगर मैं IPO डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो प्राइस बैंड जो कंपनी ने सेट किया है वो 1026 से लेके 1080 जो कि अपर एंड है प्राइस बैंड का। और ये IPO खुलेगा अप्रैल 25 से 3 दिन के लिए। इशू साइज है टोटल 4326 करोड़ रुपीज़ और ये पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, जहाँ पे प्रमोटर और इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। प्रमोटर करीब 1 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो करीब 3 करोड़ शेयर बेचने वाले हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है लिस्टिंग पे 76.5 पे आ जाएगा, पहले ये करीब 79% पे था। अब ये सेकंड लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम अगर हम देखें मैनकाइंड फार्मा, और करीब 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ऑपरेट करती है और नियरली 96
57% ऑफ द रेवेन्यू जो है कंपनी का वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है और इसकी जो कंज्यूमर बिजनेसेस में मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी हेल्दी है, अपवर्ड्स ऑफ 30% मार्केट शेयर रहा है कंपनी का कंज्यूमर बिजनेसेस में। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीयर्स के सामने कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे FY18 से FY22 में कंपेयर टू इट्स पीयर्स लार्जली एट पार है, करीब 12% का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। बट अगर आप EPS देखेंगे तो वो सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी से थोड़े कम रहा है, बट ओवरऑल अगर पूरे फार्मा बास्केट के सामने अगर आप देखेंगे तो 21% का जो EPS ग्रोथ रहा है कंपनी का ओवर FY18 टू FY22 वो काफ़ी हेल्दी है। कंपनी का जो EBITDA ग्रोथ रहा है वो भी 18% के आसपास रहा है। अब वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप होगी अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे ऑन लिस्टिंग वो करीब 43,264 करोड़ रुपीस की होगी, मतलब ये 8th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी होगी लिस्टिंग पे। और अगर आप इसकी वैल्यूएशंस कंपेयर करेंगे, हमने मॉडेस्ट 13% का EPS ग्रोथ एक्सपेक्ट किया है कंपनी के लिए। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो फॉरवर्ड वैल्यूएशंस आती है कंपनी के लिए वो करीब 29 टाइम्स आता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू जो निफ्टी फार्मा का जो एवरेज P है जो 23x के सामने है। और अगर हम 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो वैल्यूएशंस करीब 27 टाइम्स के आसपास आ जाता है। बट जैसे कि आप कह रहे थे कि ये डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनी है, इसकी बिजनेस कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज जो कि ज़्यादा US फोकस्ड है, तो शायद ये जो हायर वैल्यूएशंस है वो जस्टिफाइड हो सकता है कंपनी के लिए आगे चल के। बट एट दिस पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 29x का वैल्यूएशंस है एज कंपेयर टू 23x जो कि निफ्टी फार्मा का एवरेज वैल्यूएशन है। तो दिग्गज फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा का IPO अगले हफ्ते खुलने वाला है। कंपनी में IPO से पहले हमने कंपनी के वाइस चेयरमैन और MD राजीव जुनेजा से खास बातचीत की। अगर आप मैनकाइंड की स्ट्रेंथ्स देखें, एज ए होल देखें, तो हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी 95 के अंदर और 27 साल के अंदर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इसको अगर आप बोलते हैं 4-5 साल में तो थोड़ा सा बहुत जस्टिफाइड नहीं होगा। जो कंपनी 27 साल पहले स्टार्ट होती है और आज 80% पेनिट्रेशन है मार्केट के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर हमारी 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिसमें 75% प्रोडक्ट्स मैनकाइंड की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसका रीज़न क्या है कि हम चाहते हैं कि जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो हमारे कंज्यूमर को मिले एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस। R&D के अंदर हम लोगों ने 8-9 साल की बहुत मेहनत करने के बाद एक मॉलिक्यूल को क्रैक किया जिसका नाम है डायडोजेस्ट्रॉन, एंड वी बिकेम द सेकंड कंपनी हिंदुस्तान के अंदर, दूसरी कंपनी हम बन गए कि हम उस प्रोडक्ट को जो बहुत मुश्किल था बना पाए। अगर हम बात करते हैं कि वॉल्यूम वाइज, सेल्स वाइज वी आर 4th लार्जेस्ट कंपनी। और पिछले 4-5 साल की अगर आप बात करिए तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहा है, वो रहा है हमारे क्रॉनिक सेगमेंट के ऊपर और उसी पे काम चल रहा है। लेकिन अगर मैं क्रॉनिक सेगमेंट के बारे में बात करता हूँ तो पिछले 17 साल के अंदर हमारा फ्रॉम नोवेयर हम पहुँच गए हैं 34% कंट्रीब्यूशन क्रॉनिक सेगमेंट के ऊपर। चाहे वो R&D है, चाहे वो मार्केटिंग है, हमारी 15,000 प्लस फील्ड फोर्स मार्केट में काम करते हैं। ख़ास बात मैनकाइंड की क्या है कि बिकॉज़ हम लोग फील्ड से आए हैं, हर चीज़ को फील्ड के नज़रिए से देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि क्या डिसरप्शन करें, क्या ब्रांड बिल्डिंग करें। फ़िलॉसफी हमेशा रही है कि लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म कोई काम ना करें। उसी के रीज़न की वजह से जो कंपनी 27 साल पहले स्टार्ट हुई थी, हमारे पास सिर्फ 50 लाख रुपए का कैपिटल था। आज इस जगह पर पहुँचे हैं कि आपसे बात कर रहे हैं। जी अच्छा, आपने प्रोडक्ट प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ी और बातचीत करते हैं। एक तरफ तो आपने क्रॉनिक साइड ऑफ द बिजनेस पे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे काफ़ी फोकस किया है, लेकिन ब्रांड्स जो हैं आपके वो कंज्यूमर साइड, जो कंज्यूमर OTC टाइप के जो ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट ब्रांड्स, वो उन्होंने भी काफ़ी बड़ा काम कर लिया है, पूरे देश भर में हाउस होल्ड नेम बन गए हैं। यहाँ से आपका प्रोडक्ट प्रोफाइल और फोकस इन दोनों साइड में, क्रॉनिक और एक्यूट और कंज्यूमर टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों पे किस तरह का रहेगा, अगर उसके बारे में थोड़ी आप लाइट शेयर कर सकते हैं, थिंकिंग क्या है? कंज्यूमर साइड के अंदर अगर आप देखें तो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स जैसे मैनफोर्स कॉन्डम्स है, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 कॉन्डम है। ये कहने के साथ साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 30% मार्केट शेयर मैनफोर्स कॉन्डम के पास है। अगर आप प्रेगा न्यूज़ की बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रेगनेंसी कार्ड है, उसके पास 80% मार्केट शेयर है।
अगर आप बात करते हैं, हमारा एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं अनवांटेड 72, उसके ऊपर भी हमारा 60% मार्केट शेयर है। कंज्यूमर के साइड के ऊपर और क्रॉनिक साइड पे हमारा हमेशा फोकस रहा है। कंज्यूमर साइड से एडवांटेज हमें क्या मिलता है कि एक इंटेंजिबल बेनिफिट मिलता है डॉक्टर्स के दिमाग में, कंज्यूमर के दिमाग में, केमिस्ट के दिमाग में, और उसी दिमाग को रखते हुए, उसी सोच को रखते हुए हम लोगों ने अपना कंज्यूमर साइड स्टार्ट किया था। तो अगर आप मुझसे पूछें कि हम कहाँ पर फोकस करते हैं आज की डेट में, बहुत बड़ा फोकस रखते हैं अपना क्रॉनिक साइड। तो तभी हमारा 34% कंट्रीब्यूशन क्रॉनिक से आ रहा है, जबकि कुछ साल पहले वो नेग्लेजिबल था। कंज्यूमर साइड के अंदर आपके पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हमारे बहुत सारे ब्रांड्स टॉप कैटेगरीज में आते हैं, चाहे उसके अंदर एम्लोकाइंड आता है, हमारा टेलमिकाइंड भी आता है, हमारा न्यूरोकाइंड भी आता है, मॉक्सी काइंड भी आता है, लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो फोकस लेकिन हमारा ये रहता है कि कोई भी काम करें जो लॉन्ग टर्म पे करें। तो लॉन्ग टर्म के ऊपर जब हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि क्रॉनिक और कंज्यूमर साइड, जहाँ पर हमारा कंटिन्यूस फोकस रहता है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। टाटा कम्युनिकेशन ने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी की आय में बढ़त देखी गई है, लेकिन कंपनी के मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, अगर हम देखें तो इसके जो नतीजे रहे उसमें कंसो आय 4,528 करोड़ से बढ़कर 4,569 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर पहुंची है। कंसो जो मुनाफा है वो 394 करोड़ से घटकर 326 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रहा। और इसके साथ ही जो एबिटा रहा उसे देखें तो वो 1,077 करोड़ से घटकर 1,034 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रहा। एबिटा मार्जिन 23.8% से घटकर 22.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रहा। कंपनी ने 21 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। और अब बात एप्पल के सीईओ टिम कुक की। दिल्ली पहुंचे टिम कुक ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम से मुलाकात के बाद टिम कुक ने अपने ट्वीट में लिखा कि तकनीक से भारत की तस्वीर बदलेगी और एप्पल भारत में विकास और निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। भारत में तकनीक को लेकर किए जा रहे बदलाव पर खास फोकस रहा। टिम कुक कल दिल्ली के साकेत में एप्पल के दूसरे स्टोर को लॉन्च करेंगे। भारत में एप्पल का दूसरा रिटेल स्टोर कल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। इससे पहले टिम कुक ने कल मुंबई के BKC में एप्पल के पहले स्टोर का उद्घाटन किया। और हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिल्ली से सीधा। सुमित, मुंबई के बाद अब दिल्ली के लोगों को इंतज़ार वहाँ के एप्पल स्टोर का, देश का दूसरा एप्पल स्टोर, और दिल्ली में किस तरह की इस वक्त गहमा गहमी है, क्या एक्साइटमेंट लेवल है? मुंबई में हमने जो तस्वीरें देखी, क्या उसी तरह की तस्वीरों की उम्मीद हमें दिल्ली में भी करनी चाहिए? बिल्कुल, कल जो साकेत में स्टोर खुलेगा एप्पल का दिल्ली में, ये अपने आप में एक बिल्कुल नया स्टोर होगा, क्योंकि उत्तरी भारत का स्टोर है, मुंबई में पहले खुल चुका है। कल टिम कुक सीईओ एप्पल के वो यहाँ पर आएंगे और इस स्टोर में इसका उद्घाटन करेंगे। तो देखना वाली बात होगी कि जो पूरा एक्साइटमेंट दिखा था मुंबई में, क्या वो दिल्ली में देखने को मिलता है। आमतौर पर जो उत्तर भारतीय हैं ज़्यादा एक्साइटेड लोग माने जाते हैं, क्या वो होगा या नहीं होगा, दोनों चीज़ देखने लायक होंगी। हालांकि उम्मीद ये है कि काफ़ी लोग उत्साहित हैं इस बात को देख कर कि एप्पल का पहला स्टोर खुला है मुंबई में पहले, और अब दिल्ली में कल खुलने जा रहा है साकेत में। सो कल पूरी जो चर्चा होगी इसी बारे में होगी कि एप्पल का जो पहला रिटेल स्टोर है वो दिल्ली में कैसे खुलेगा। हालांकि इसका जो साइज़ है वो मुंबई से छोटा है। यहाँ के साकेत के बड़े मॉल में खुल रहा है। मुंबई में ज़्यादा बड़ा स्क्वायर फीट में मॉल था जहाँ पे ये खुला था। दिल्ली में छोटा है, पर उम्मीद है कि एक्साइटमेंट बरकरार रहेगी, उल्टा ज़्यादा ही होने की उम्मीद है। कई लोग यहाँ पर आएंगे, कई लोग शाम सुबह से ही वहाँ पर मौजूद होंगे। सो हम सब उस चीज़ को उसका कवरेज जारी रखेंगे। एप्पल का काफ़ी उत्साह है लोगों में और ये सब देखने को मिलेगा। हालांकि आज टिम कुक दिल्ली में है और पूरे दिन जो मीटिंग्स हैं और जो मेल जोल है और जो मीटिंग्स हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स हैं, वो जारी रही पूरे दिन आज। कल जो मुख्य बात है वो है कि साकेत में ये स्टोर कैसा खुलेगा, एक्साइटमेंट क्या होगी, पर आज मुलाकातों का दौर यहाँ पे जारी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुमित आपका इस अहम जानकारी के लिए। और दिल्ली में एप्पल स्टोर को जो है वो आज मीडिया के लिए भी ओपन किया गया, मीडिया प्रीव्यू के लिए। हमारी रिपोर्टर सुमिता करीर ने स्टोर का जायजा लिया। क्या है वहाँ की खासियत,
जरा देख लेते हैं। मुंबई के ऑफिशियल एप्पल स्टोर की ओपनिंग के बाद दिल्ली काफ़ी फियर ऑफ मिसिंग आउट फील कर रहा था, मिस आउट कर रहा था, बट अभी एप्पल ने अपना ये दिल्ली साकेत का जो स्टोर है, फर्स्ट एवर रिटेल स्टोर इन दिल्ली, उन्होंने मीडिया प्रीव्यू के लिए दिखा दिया। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी अब तक उनके प्रोडक्ट्स हैं, सब दिख रहे हैं, सब कुछ डिस्प्ले पे है। ये सारे आईपैड्स हैं, उस साइड कुछ और आईपैड्स हैं, उस साइड कुछ मैकबुक्स भी हैं, मैकबुक्स हैं, मैकबुक प्रोज भी हैं इस साइड पे। और आप आगे देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे एप्पल म्यूज़िक का एक इन्होंने काउंटर लगाया हुआ है यहाँ पे आपको पावर मैगसेफ अडेप्टर्स दिखेंगे एप्पल के वेरियस शेप्स और साइजेस में। और यहाँ पे आपको एप्पल आर्केड दिखेगा गेम्स के लिए। और इस साइड अगेन आपके आई मैक्स यहाँ पे लगे हुए हैं वेरियस शेप्स एंड साइजेस के। हम आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं कि स्टोर कितना एक्सपेंसिव है, कितना बड़ा है, ट्रू टू एप्पल्स वैल्यूज़। ये काफ़ी सस्टेनेबिलिटी का भी जो एप्पल का एजेंडा है उसको भी पूरा कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि एप्पल आईफोन के काफ़ी डिफरेंट, के आईफोन 14 प्रो है उसके डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो लोगों को इंतजार कल एप्पल के दूसरे स्टोर का दिल्ली में खुलने का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अभिनेता किच्चा सुदीप की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज अपना नामांकन भरा। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सभी राज्यों के कुल 40 नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टेट में चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल खत्म हो रही है। 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड में 14 लोगों की हीट वेव से हुई मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक खुले मैदान में कोई भी कार्यक्रम न किया जाए, यानी कि आउटडोर किसी तरह का कोई आयोजन न हो। जब तक राज्य में हीट वेव की स्थिति नहीं सुधरती तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं देश में हीट वेव का सितम जारी है। पुडुचेरी में भी लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहां पर भी लगातार प्रशासन की ओर से लोगों को हिदायत दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में कोरोना के मामलों में लगातार 4 दिन कमी आने के बाद आज एक बार फिर केस बढ़ गए। पिछले 24 घंटे में 10,000 माफ कीजिएगा, अब हम आपको कोरोना की तमाम खबरें बता रहे हैं। अगर कोरोना केस की बात करें तो 4 दिन बाद फिर केस बढ़ते हुए नजर आए। 24 घंटे में 10,542 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 38 लोगों की इस दौरान मौत हो गई। ये इस साल सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। वहीं एक्टिव केस के आंकड़े बढ़कर 63,562 हो गए हैं। सोमवार को एक्टिव केस 61,233 थे। इस साल सबसे ज्यादा 11,109 केस 13 अप्रैल को दर्ज किए गए थे। अपनी सुरक्षा को लेके चिंता हमेशा रखनी चाहिए, डर की कोई बात नहीं है। और ख़ास करके जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको दूसरी बीमारियां हैं, उनके साथ अगर कोरोना होता है तो वो घातक साबित हो रहा है। कुछ प्रकरणों में 10 लोगों की मृत्यु इसी महीने अभी तक हो चुकी है और ये 10 के 10 कोमॉर्बिडिटी वाले थे। देरी से लक्षण बिगड़ते देखने पे अस्पताल पहुंचने पे मदद उतनी अस्पताल से नहीं मिल पाती। ये भी बहुत ज़रूरी है कि सभी नागरिक अगर लक्षण दिखें टेस्ट जरूर करा लीजिए और जहाँ तक हो सके RT-PCR का ही टेस्ट कराइए। RET का भी चलेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके RT-PCR का टेस्ट करवाइए और उसमें पॉजिटिव आने पे आप घर में भी रह के जो दवाइयाँ हैं वो ले सकते हैं। अगर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो या आपका SpO2 लेवल गिर रहा है तो देरी मत करिए अस्पताल जाने में। तो कोरोना को लेकर सतर्क रहिए। और आज PM के सेक्रेटरी जो हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने हाई लेवल मीटिंग भी की और तमाम हिदायतें भी दी गई हैं। लगातार रिव्यू जो है सरकार हालात और तैयारियों का कर रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।